नमस्ते और शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। और आप सभी प्राइवेटाइजेशन का मतलब जहाँ तक अच्छे से जानते भी होंगे, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना। मेजरली प्राइवेटाइजेशन कहता है कि लिबरलाइजेशन के बाद हमारा एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का बेटा मतलब होता है कि जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो PSUs होते हैं, जिनके पास 51% से ज़्यादा होल्डिंग होती है और वो अपने शेयर्स का कुछ पार्ट सेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुछ पार्ट शेयर का सेल कर देते हैं पब्लिक, जनरल पब्लिक को। तो या तो इस तरीके को हम प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, जिसका नाम हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर वो अपनी पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। यानी कि जब ओनरशिप शिफ्ट हो जाए फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, या तो वो पूरी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए या फिर अपने कुछ शेयर्स का पार्ट, जो क्योंकि 51% से ज़्यादा PSUs हो जाएंगी, और वो अपनी शेयर्स का कुछ पार्ट अगर सेल कर देते हैं जनरल पब्लिक को, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है। और ये दो तरीके होते हैं प्राइवेटाइजेशन करने के। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कुछ ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 13 महारत्न में बढ़ गए हैं, 14 नवरत्न में बढ़ गए हैं, 60 मिनी रत्न में बढ़ गए हैं फेज़ 1 के, और 11 मिनी रत्न फेज़ 2 के। प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक इतना ही ईजी था, जितना लिबरलाइजेशन का भारी लगता है ना, उससे आसान प्राइवेटाइजेशन है। और तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम जाते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मेजरली मकसद होता है इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे एक गांव दूसरे गांव से के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएं, हम सबका इंटीग्रेशन हो जाए, हम जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ, नेशनल इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिले, और जितने भी बैरियर्स हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रेड पे जितने भी बैरियर्स हैं वो सारे रिमूव किए जाएं, हटाए जाएं, और इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन का मेजर पर्पस होता है। जैसे एक फ़ोन हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड से जोड़ सकता है, हमें एक फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाए और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फ्रीली किया जाए, और नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इंटीग्रेशन करना ही ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस होता है। ग्लोबलाइजेशन किया हमारे देश ने, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हाईलाइटेड पॉइंट मैंने कह रखा है कि ग्लोबलाइजेशन का मेन एम है टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन मेन फोकस करता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड को। वो कहता है कि एक ऐसा वर्ल्ड बनाओ जहाँ पे बॉर्डर हो ही ना। ठीक है। चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मेजरली क्या चेंज आ रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे? सबसे पहला चेंज आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जब ट्रेड बैरियर नहीं होगा, जब इंटीग्रेशन कर लिया हमने, तो ये लाइन यही कहती है कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्री इन विच ऑटोमेटिक परमिशन विल बी अवेलेबल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू द 51% ऑफ द फॉरेन इक्विटी। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि अब ट्रेड बैरियर नहीं है, तो फॉरेन के लोग डायरेक्टली इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अप टू 1 करोड़ तक की परमिशन मिल जाती है आपको इन्वेस्टमेंट करने की, अगर आप एक रेपुटेटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है। वो और देखो, ग्लोबलाइजेशन थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि कम से कम डीवैल्यूएशन होनी चाहिए हमारी करेंसी का, क्योंकि हमारी करेंसी जब चीपर बनेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, माल देशों में जाएगा, विदेशों में जाएगा, तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ में भी हेल्प करता है। ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस ये है कि ये जो पॉलिसी बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हटा दिए जाएँ एक्सटर्नल ट्रेड पर, और मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया जाए कि वो फ्रीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। हर चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा है और हर चीज़ का कहीं ना कहीं घाटा भी है। तो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्लोबलाइजेशन के फेवर में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेशनल इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ जाए, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से अच्छा ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अपनी एक जगह बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली रख सकते हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ काम कर सकते हैं। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द नेशनल एरियाज। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और जो स्किल्ड पीपल हैं, लिख रहा है बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर द स्किल्ड पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू इंक्रीज देयर अर्निंग बाय यूटिलाइजिंग देयर स्किल। आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि इंडिया में लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, लेकिन उनकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्किल्ड पीपल को अपनी मनचाही इनकम मिल सकती है अगर वो ग्लोबलाइजेशन जाके काम करे, ग्लोबल वर्ल्ड में काम करे, इंटरनेशनली वर्क करे। लेकिन देखो, मैंने बताया ना, हर चीज़ का कुछ फ़ायदा है तो घाटा भी है।
तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ अगेंस्ट हैं, कुछ स्कॉलर इसके अगेंस्ट भी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इन सब का फ़ायदा तो डेवलप्ड कंट्री को है, डेवलपिंग कंट्री को नहीं है। तो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज एज दे आर एबल टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्री। वो ही तो अपना मार्केट एक्सपेंड कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है पुअर कंट्री को, ना तो उनका वेलफेयर हो पाता, ना ही वो अपनी एक आइडेंटिटी बना पाते इंटरनेशनल मार्केट में। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का पता है रिजल्ट क्या निकलता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो तो अच्छी तरीके से डेवलपिंग कंट्री में अपना जमा लेती हैं, अपने आप को जमा लेती हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फेस करने को मिलता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट तो बहुत फाइन क्वालिटी के होंगे एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंट्री। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलने को मिलता है हमारी डोमेस्टिक कंट्री को। और कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का आउटकम या रिजल्ट जो कहा जाता है वो आउटसोर्सिंग को किया जाता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एरिया पे काम करके नॉन इम्पॉर्टेंट एरिया को बाहर से मंगवा लेना। इम्पॉर्टेंट एरिया पे वर्क करके जो भी नॉन इम्पॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी बिज़नेस का, उसे बाहर से सोर्स कर लेना, दैट इज़ आउटसोर्सिंग। और ग्लोबलाइजेशन ने ये बहुत ही ईजी कर दिया हमें आउटसोर्सिंग करना। हमारा जो इम्पॉर्टेंट वर्क होगा वो हम करेंगे, जो नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क होगा वो हम आउटसोर्स कर लेंगे। सपोज़ करो किसी कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसका मेन काम है दवाई बनाना, ना कि बोतल बनाना। तो दवाई वो बना रहा है लेकिन वो बोतल उसको आउटसोर्स कर रहा है ग्लोबलाइजेशन से। तो ग्लोबलाइजेशन आउटकम हुआ नहीं हुआ आउटसोर्सिंग का। इसके बारे में कल बताएंगे आपको लेक्चर में। आज आपको मुझे आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन समझा दिया है। और नेक्स्ट जल्दी ही इसी टॉपिक को ख़त्म करके इसका वन शॉट लाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथ बनाए रखें। बाय बाय।